हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 हम आज शुरू करेंगे। तो 7वें चैप्टर का नाम है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं ना, ये पूरा चैप्टर में है, ये इतना पार्ट हम पूरा चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रियल सेक्टर में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैसे हुआ, फिर फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से नए ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए वो भी हम लोग देखेंगे, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये सारे पार्ट हम इस चैप्टर में करेंगे। अभी इस पार्ट में क्या करेंगे ना, अभी इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि रिफॉर्म्स क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, और उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल सेक्टर, तो ये दो पॉइंट अभी हम इस पार्ट में देखेंगे। तो सिंपल सा मतलब होता है रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं वो समझते हैं। रिफॉर्म्स मतलब होता है कि जो आपका पहला सिस्टम है या आज तक जो चलता आ रहा है उसमें आपने चेंजेस किए। ऐसे चेंजेस किए क्योंकि आप लोग चाहते थे कि अब जो पुराना सिस्टम है वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। इसके लिए बेटर आउटपुट मिलने के लिए, बेटर रिजल्ट आने के लिए आपने ऐसे ऐसे चेंजेस किए। एग्जाम्पल लेंगे बेसिक सा बैंकिंग का। तो जब तक बैंकिंग में हमारा कंप्यूटराइजेशन नहीं था तब तक क्या था ना, चीजें जो काफी हद तक रजिस्टर में मेंटेन थी ना, रजिस्टर हाथ से हम लोग रजिस्टर लिखते थे। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे ही हमारे कंप्यूटराइजेशन को हमने एक्सेप्ट किया तो हमें रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। अब अगर कंप्यूटर हम लोग लगवाएंगे तो रजिस्टर क्यों रखेंगे ना, तो रजिस्टर हमने बंद करा के फिर हमने कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया। अब सारी चीजें, सारी ऑनलाइन चीजें होती है बैंकिंग में। तो ये बैंकिंग ने क्या, ये रिफॉर्म किया है ना, रिफॉर्म किया, पुराने सिस्टम को बदल के नया सिस्टम को अपनाया। ये होगा आपका बैंकिंग लेवल पे। जब ये नेशनल लेवल पे होता है, जब देश क्या करता है, हमारी सरकार क्या करती है, पुराने नियम, पुराने कानून, पुराने सिस्टम बदल के जब कोई नया सिस्टम लाती है या फिर पुराने सिस्टम में कुछ चेंजेस करती है ताकि हम और ज्यादा विकास कर सके, हमारे देश की इकोनॉमिक लेवल पे आर्थिक दृष्टि से और ज्यादा देश हमारा अमीर बन सके, ग्रोथ हो उसकी, वो स्टेबल बने, इसके लिए पॉलिसी में जो भी चेंजेस लाती है गवर्नमेंट, वो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना। मैंने पार्ट चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने 1990 में लिखी। 1990 ये क्या है ना, हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी लिखे। वहां पे मैंने इसे डिटेल में बताया है फ्रेंड्स। अभी नीचे ये पूरा उसी का रेफरेंस है, ये पूरा जो पार्ट है ना ये उसी पे है। देखिए ये ब्रीफ ओवरव्यू, ये ट्रांसफॉर्मेशन, एलपीजी पॉलिसी। तो अगर आपको इन डिटेल में देखना है कि एलपीजी पॉलिसी क्या थी तो आप पहले चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 उसका, सॉरी पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 है। वहां पे आपको एलपीजी पॉलिसी के बारे में डिटेल में आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, बुक की डेफिनेशन से देखेंगे। इट refers to process whereby government specifies a declining role for the state and an expanding work for the private sector in the economy। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपने रोल को कम कर देती है। मतलब यहाँ पे आप सिंपल से इसका वन वर्ड ये डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन करती है ताकि सरकार का यहाँ पे रोल कम हो और प्राइवेट लोगों को यहाँ पे ज्यादा एंट्री देती है। अब ऐसा क्यों करती है सरकार, क्योंकि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होती है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। उनके पास वो क्या करते हैं ना, मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। मार्केट में जैसे जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं। जैसे कि कोविड में हमने देखा है ना, कोविड में क्या हुआ था ना कि जो प्राइवेट लोग थे, जो पहले दुकान में बैठ के अपने सेल्स बेचते थे, उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन सेलिंग जैसे ही मार्केट में चेंजेस हुए उसके हिसाब से अपने मार्केट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। और गवर्नमेंट के पास उतना ही काम नहीं होता है ना फ्रेंड्स। अभी कोविड के टाइम में गवर्नमेंट को क्या करना था, हेल्थ हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान देना था, हेल्थ सेक्टर की तरफ। फिर जो बेसिक चीजें होती है, लोगों को अस्पताल की सुविधाएं देनी थी, खाने पीने की चीजें देनी थी, वैक्सीनेशन लगवाना था। तो इन सब में गवर्नमेंट का ज्यादा खर्चा हुआ और टाइम भी खर्चा हुआ। तो ऐसे में सरकार को हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला। तो रिफॉर्म की जरूरत में हम क्या करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी एंट्री दे देते हैं बहुत से सेक्टर में कि आप लोग भी आइए,
अपना कंट्रीब्यूशन दे दिए। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूजुअली रेफर्स टू डीरेगुलेशन और एट टाइम्स श्रिंकिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय regulations or the presence of government rather than new or enhanced regulations or government programs to alleviate distortions caused by the market failure। इसका मतलब है यहाँ पे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सरकार क्या करती है, यहाँ पे जो भी मार्केट फेलियर हुए, जो भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सरकार अपना पूरी कोशिश करने के बाद भी सरकार को रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है कि ये डीरेगुलेशन करती है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर, जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम टेलीकॉम सेक्टर का, तो वहां पे जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, उनको 74% तक की यहाँ पे पार्टनरशिप, इतना वो शेयर खरीद सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये क्या हुआ, ये डीरेगुलेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर 50% से ज्यादा प्राइवेट लोगों की यहाँ पे हिस्सेदारी है, तो अभी मैनेजमेंट में भी उनका रोल अच्छा खासा होगा। अच्छे खासे टेक्नोलॉजीज वो यहाँ पे लेके आएंगे, लगाएंगे हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम कॉम्पिटिटिव बन जाएगा, है ना, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, हम जैसे लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट डीरेगुलेशन करेंगी, अपना साइज कम करके अपना स्टेक कम करेगी, जो जो किसके लिए हमें फायदा देगा ना, कि जो भी इम्पेडिमेंट्स, जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी सरकार को पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते समय, वो प्रॉब्लम्स अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देती है तो खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, है ना। Historically, the reform process has seen the pursuit of market-oriented policies foster private sector development। वही बात है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या करते हैं ना, वो मार्केट हिसाब से, मार्केट चेंजेस के हिसाब से अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं, अपने आप को जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं करंट सिचुएशन के साथ। अब ब्रीफ ओवरव्यू, अब ओवरव्यू देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत या इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ से पड़ी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट एक्सपेंडिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सिंपल सा मतलब होता है डीरेगुलेशन, यानी कि प्राइवेट लोगों को एंट्री दे दी हमने। सिंस 1980s इंडिया हैज सीन नंबर ऑफ चेंजेस दैट फिट इनटू टू कैटेगरीज। तो 1980 से लेके हमारे इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे बात करें या कोई भी, वहाँ पे दो ऐसे चेंजेस देखने को मिले जिसे यहाँ पे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहला था हमारा वॉशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन। तो वॉशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन ये क्या है ना, ये एक्चुअली अमेरिका अमेरिका में ही हुआ। ये अमेरिका की आप इसे सुधार नीति भी बोल सकते हैं ना। अमेरिका ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन कब किए थे, 1980 में किए थे। तो 1980 में क्या हुआ था ना कि अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने ये कंसेप्ट लाई थी, वो लेके आई थी इस कंसेप्ट को। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से, एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जगह दिखिए। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाया है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाया है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी जहाँ से सारा का सारा कंट्रोल छीन कर, है ना, सरकार से पूरा कंट्रोल छीन कर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। मार्केट फोर्सेस को वो क्या करते हैं ना, मार्केट के हिसाब से अपने आप को बदल देगी, चीजें चलाएंगी और चीजों को लिबरलाइज करना पड़ेगा, है ना। वही जो अमेरिका वालों ने क्या सोचा कि अभी हम क्या करेंगे, चीजों को लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेट लोगों को एंट्री दे देंगे, ग्लोबलाइजेशन पर फोकस करेंगे, एक्सचेंज रेट जो होता है वो फ्लेक्सिबल करेंगे। तो इन्होंने ना एक मॉडल डेवलप किया था यूएस ने। यूएस ने क्या किया, एक मॉडल यहाँ पे डेवलप किया था, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अमेरिका डेवलप हुआ है, उन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज फॉलो करेंगी। जैसे कि हम जैसा इंडिया हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, ये कंट्रीज क्या करेगी, इनके मॉडल को अगर फॉलो करेगी तो वो भी अमेरिका की तरह डेवलप हो जाएगी। फिर सिंपल सा बात, जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग हम लोग को बताते हैं ना, ऐसा करना है वैसा करना है, हमने ऐसा किया था तब जाके हम लोग अच्छी खासी जिंदगी जी पाए, तो हमने ऐसा किया है, आप भी ऐसा कीजिए, है। वही वो छोटों को सिखाते हैं। वही हुआ यहाँ पे कि अब क्योंकि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है, इस कंसेंसस को, वॉशिंगटन कंसेंसस को अमेरिका में यहाँ पे बनाया गया था, तो उन्होंने पब्लिकली इसे फेमस कर दिया कि वॉशिंगटन कंसेंसस। ओके फ्रेंड्स। तो अब ये क्या हुआ ना, वो चाहते थे कि अमेरिका जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे। While the changes of 1980 saw very limited deregulation and partial liberalization of just a few parts of previously regulated system, the reforms that started in the early 90s in the domains of industry, commerce, investment, and subsequently
एग्रीकल्चर वेर कंसिडरेबली ब्रॉड इन स्कोप। कुछ गलत हो गया है क्या लाइन, एक सेकेंड। While the changes of the 1990s saw very limited deregulation and partial liberalization of just a few parts of the previous regulatory system, the reforms that started in the early 90s in the domain of industry, commerce, investment, and subsequently agriculture were considerable broader. मतलब कि 1980 में जो भी चेंजेस लाए थे वॉशिंगटन कंसेंसस के हिसाब से वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, उन्होंने इतना लिबरलाइजेशन नहीं किया, थोड़ा बहुत डीरेगुलेशन हुआ था लेकिन काफी हद तक वहाँ पे सरकार की ही चलती थी। लेकिन जो 1990 में रिफॉर्म्स आए ना, उसका यहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ कि जो इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, यहाँ पे काफी हद तक हमें लिबरलाइजेशन देखने को मिला। ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे हमने अच्छे खासा देखा। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में 1991 में आया था। हमने देखा था कि जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, तो एलपीजी पॉलिसी कब आई थी ना, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके जो पूरा पॉइंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये प्राइवेटाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन एक बार पढ़ ही लेते। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, कैसे हुआ? द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम एन इकोनॉमिक लैगर्ड टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया हमारे देश में, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आया था, उसने, और जो इंडस्ट्रियल, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी हमने मॉडर्नाइजेशन किया, जो भी टेक्निक्स नहीं लाई, सुधार किया जो भी, उसकी वजह से हमारी जो इंडिया जो एकदम से ठप पड़ा हुआ था, एकदम कुछ कर, मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ था, वो अभी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में कब आए थे? 1991 में आए थे, हमारी एलपीजी पॉलिसी। अगर इन डिटेल जानना है तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 देखिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूंगी कि एलपीजी पॉलिसी क्या हुई थी ना, कि आज़ादी हमें मिली थी 1949 में, है ना। तुरंत आज़ादी के बाद हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी, सबको पता है, लोगों के पास पैसे नहीं थे, काम नहीं था। सरकार को भी क्या करना था, नई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करनी थी, है ना। सरकार के पास बहुत पैसा नहीं था, जितना कुछ था वो चाहती थी कि इंडस्ट्रीज वहां पे लगे। तो सरकार ने क्या किया कि, ये कब की बात है, 1949 की। फिर हमारी सरकार जब 1990 में क्या हुआ ना कि अब इंडस्ट्री तो चलानी है, देश का विकास कराना है, तो आपके पास पेट्रोलियम है ना, आपको इंपोर्ट करानी पड़ेगी चीजें जो हमारे देश में नहीं होती, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया या कुछ रॉ मटेरियल्स हो गया, कंपनीज के लिए लोगों को खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करानी थी। तो अब यहाँ पे हमारी सरकार क्या करती थी ना, ये एक्सपीरियंस कर चुकी थी कि अगर किसी दूसरे देश की कंपनी को हम हमारे इंडिया में अगर बिजनेस करने देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट है ना। हमने देखा ना कैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी और उसने हम पे राज किया था, तो अब वो हमारी सरकार क्या करती थी, दूसरे देश की कंपनी को यहाँ पे आने से मना करती थी और हमारी कंपनीज को भी यहाँ से बाहर जाने से मना करती थी। वो बोलती थी जितना हमारे देश में होगा हम उतना ही खाएंगे और खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो इम्पोर्ट करानी पड़ती है। तो हमारे सरकार के पास अभी 1991 में क्या हुआ कि सारे फॉरेन रिजर्व है ना, अगर आपको इंपोर्ट करानी ही चीजें तो आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, वो पूरा खत्म हो चुका था। बस 2 हफ्तों का, 2 हफ्तों तक का फॉरेन रिजर्व सरकार के पास बचा था। जो मतलब कि 2 हफ्तों के बाद तो इंडिया बैंकरप्ट होने वाला है, इंडिया पूरा डूबने वाला है। तो ऐसे में क्या हुआ ना, हमने सब सब जगह पे हाथ मार लिया कि हमें पैसे दे दो, पैसे दो। वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे नहीं दे। वर्ल्ड बैंक बोली कि आप किस बेस पे पैसे लेंगे और किस बेस पे आप लोग पैसे चुकाएंगे, है ना। तो अभी जाहिर सी बात है, अगर कस्टमर के पास कुछ नहीं होता है आपके पास, आपको मॉर्गेज कराने के लिए, तो आप भी लोन नहीं देते हो क्योंकि वो एनपीए होने के चांसेस होते हैं। वही वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, उन्होंने भी यही कहा कि आपके पास पैसे लौटाने के और कोई रास्ते नहीं है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। या जितनी भी हमारी हेल्पिंग कंट्रीज थी, उनके देश के अंदर ही पॉलिटिकल ऐसे इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने भी मदद नहीं की। अब हमारे पास सारे रास्ते खत्म हो चुके थे कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। तब हमारे जो तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर मनमोहन सिंह सर जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी, जिसके, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो जिसके तहत उन्होंने क्या किया, लिबरलाइज किया। लिबरलाइज किसको किया? उन्होंने सारे रेगुलेशंस को हटा दिया। जितने भी हमारे देश की कंट्रीज, हमारे देश में जितने भी कंपनीज थी, उनके ऊपर उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आप रॉ मटेरियल बाहर से नहीं मंगवाएंगे, आप अपनी कंपनीज को बाहर नहीं लगवाएंगे, किसी दूसरी कंपनीज को आपकी कंपनीज में मैनेजमेंट नहीं करने देंगे। तो ऐसे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे या फिर जितने भी ऐसे इंडिकेटिव लिस्ट बनाई थी हमारी सरकार ने कि ऐसी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग नहीं मंगवाएंगे, उसको हटा दिया गया। लाइसेंस राज को हटा दिया गया। लाइसेंसिंग की प्रोसेस इन्होंने अच्छी कर ली। यहाँ पे देखिए,
इट इनेबल द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रंटियर्स फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड मल्टीनेशनल। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अब हम लोग दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे, दूसरी कंपनी हमारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। इट इंक्लूड द इनहांस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी, एबोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग ब्रांच मतलब क्या होता है, तब के टाइम में लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड लोग थे जिनको लाइसेंस इजीली मिल जाता था, लेकिन लाइसेंसेस में अगर बात करें आप तो इतना इतना उनकी प्रोसीजर डिफिकल्ट थी कि आदमी बोलता था अरे छोड़ो यार, ये इतना सब करने से तो अच्छा है मैं कंपनी ना खोलूं। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि प्राइवेट लोगों को यहाँ पे एंट्री दी थी। अब गवर्नमेंट के पास जो सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज थी हमारी, कि रेलवे हो गई या जो भी अस्पताल से रिलेटेड हो गई, डिफेंस हो गई, वहां पे सरकार की ही चलती थी। काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी तब। तो अब सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो हर एक सेक्टर के डेवलपमेंट करने के लिए पैसे लगाए। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुई ना, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली हमें। फिर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल क्या हुआ, कम हो गया। इसने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन ने ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व लाया, एफडीआई लाया, और हेल्दी कंपटीशन बना हमारी इंडिया में, है ना। हेल्दी कंपटीशन मतलब कि गुड्स और सर्विसेज की अच्छी खासी यहाँ पे प्रोडक्शन भी हुआ और सेलिंग भी हुई। फिर ग्लोबलाइजेशन, ये तो पार्ट चैप्टर नंबर 6 में हमने काफी अच्छा देखा कि ग्लोबलाइजेशन मतलब सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हुए, सब लोग इंटरकनेक्ट हुए, है ना। ग्लोबलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, है ना। हम लोग अब बाहर जाने लगे, बाहर की कंपनीज हमारे देश में आने लगी, लोग यहाँ से वहां जाने लगे, उनका कल्चर एक्सचेंज होने लगा। तो क्या हुआ ना, हम एक दूसरे से घुल मिल गए, एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, यहाँ पे इंटीग्रेशन बढ़ गया। इंडियन इकोनॉमी विल नाउ बी मोर डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। वही हम दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे देश हम पे डिपेंड है। इट एनकरेजेस एफडीआई एंड इंटरनेशनल ट्रेड विथ वेरियस कंट्रीज, जिसकी वजह से क्या हुआ, एफडीआई बढ़ गया, हमारा व्यापार भी बढ़ गया। Due to various globalization policies, India could be able to attract foreign capital, technology and knowledge to boost its domestic capacity. अब ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज हमारे देश ने बनाई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बाकी देशों को अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रॉफिट नजर आता है। तो अब क्या हो गया ना, जिसकी वजह से वो एफडीआई करते हैं, एफपीआई करते हैं, तो हमारा फॉरेन कैपिटल भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, और साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, और डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है हमारी इंडियन कंपनीज की वो यहाँ पे बढ़ रही है। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि ये जो एलपीजी पॉलिसी है ना आपकी, वो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन इन डिटेल में वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 आप लोग एक बार देख लीजिए। तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, कि आप ऐसे चेंजेस लाते हो अपने सिस्टम में जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि अब और ज्यादा विकास हो और ज्यादा ग्रोथ हो आपके देश की। तो भारत में अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें हम, तो इंटरनेशनल लेवल पे 1980 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वॉशिंगटन में हुई थी, वॉशिंगटन कंसेंसस के साथ। लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा जो जैसे कि 1990 की ज्यादा इफेक्टिव रही इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी कब आई थी, 1991 में आई थी, जब हमारी सरकार ने एलपीजी पॉलिसी लाई थी ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हो गई हमारी एलपीजी पॉलिसी। तो एलपीजी पॉलिसी के बारे में, लिबरलाइजेशन मतलब क्या, हमने आजादी दे दी हमारे देश की कंपनीज को, अब आप खुले आजाद हो, अब आप लोग बाहर जा सकते हो, दूसरे देश में यहाँ पे कंपनीज लगा सकते हो। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, हमने प्राइवेट लोगों को एंट्री दे दी, उनकी टेक्नोलॉजीज को अपनाया, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एफडीआई बढ़ गया और हेल्दी कंपटीशन यहाँ देखने को मिला। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत डिटेल में दिखा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, नहीं हम लोग इंटरनेशनल यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी दूसरों पे डिपेंड हो गई, और दूसरे लोग हम पे डिपेंड हो गए, एक दूसरे के साथ हमारा व्यापार बढ़ गया, लोग यहाँ से वहां जाने आने लगे, और फिर यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन थी, जो हम लोग बैंकक्रप्ट होने वाले थे 1991 से, उसे बचा ली। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है, देखिए 1991 में आई थी, लेकिन आज तक की सभी सरकार ने इसको फॉलो करते आ रही है। कितने साल हो गए, आज लगभग 35 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी किसी भी सरकार ने इसे चेंज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस पॉलिसी ने ना हमें बचा लिया था, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।